हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। तो आइए डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में देखिए हम 15 जून 2023 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को एक एक करके यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा अगर आपको इस टॉपिक की PDF को डाउनलोड करना है तो आपको क्रेजी जी के ट्रिक के टेलीग्राम चैनल पर या फिर क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन पर इसकी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। वहाँ पर जाकर आप इसे ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में इकबाल मसीह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पहले तो ये जान लीजिए कि इकबाल मसीह पुरस्कार जो है ये बाल श्रम उन्मूलन के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दिया जाता है। 2023 में देखिए हाल ही में भारत के चेन्नई की रहने वाली ललिता नटराजन को इकबाल मसीह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो आंसर ए हो जाएगा। चेन्नई की ललिता नटराजन को यह जो पुरस्कार है फ्रेंड्स, बाल श्रम को रोकने के लिए उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया है। इकबाल मसीह पुरस्कार की बात करें तो 2008 से देखिए ये अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा दिया जा रहा है। ये एक गैर मौद्रिक पुरस्कार है जो कि बाल श्रम का मुकाबला करने के लिए असाधारण योगदान को सम्मान करने के रूप में दिया जाता है। अब देखिए जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जा रहा है, मतलब इकबाल मसीह की अगर हम बात करें तो ये एक पाकिस्तानी ईसाई सोशल वर्कर थे फ्रेंड्स, जिन्होंने पाकिस्तान में देखिए अपमानजनक बाल श्रम के खिलाफ एक आंदोलन चलाया था, एक अभियान चलाया था। इन्हीं के नाम पर अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा इकबाल मसीह पुरस्कार दिया जाता है। 2023 में भारत की चेन्नई की रहने वाली ललिता नटराजन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में किस राज्य में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का उप कार्यालय खोला गया है? तो देखिए हाल ही में भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना सब ऑफिस भारत के नागालैंड राज्य में खोला है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में रिजर्व बैंक के द्वारा अपना ये सब ऑफिस खोला गया है। RBI के डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा ने हाल ही में इस कार्यालय का उद्घाटन किया, जो कि देखिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र में केंद्रीय रिजर्व बैंक की उपस्थिति को विस्तार देने वाला है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पूर्वोत्तर भारत में भी पहुंच को सुनिश्चित किया जा सके, उसके विस्तार को बढ़ाया जा सके, इस उद्देश्य से इस कार्यालय की स्थापना नागालैंड की राजधानी कोहिमा में की गई है। पूरे भारत में देखिए अभी तक रिजर्व बैंक के 29 सब रीजनल ऑफिस है, जिनमें से अधिकांश जो ऑफिस है वो अलग अलग राज्यों की कैपिटल्स में स्थापित किए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आप सभी जानते हैं, ये देश का एक केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना देखिए अप्रैल 1935 में की गई थी और इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। सर ऑसबॉर्न स्मिथ 1935 में RBI के पहले गवर्नर थे। वर्तमान में इसके गवर्नर शक्तिकांत दास है और महाराष्ट्र के मुंबई में वर्तमान में RBI का मुख्यालय स्थित है। हाल ही में इसका नया क्षेत्रीय कार्यालय नागालैंड के कोहिमा में खोला गया है। नेक्स्ट देखिए, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन हमने देखा है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की अगर हम बात करें तो हर साल ये जो डे है 14 जून को मनाया जाता है। लोगों में देखिए रक्तदान के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, पूरे वर्ल्ड में सभी लोगों को रक्तदान के प्रति जागरूक करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। अब 2023 में देखिए इसकी थीम की बात करें तो गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफेन। ये 2023 में वर्ल्ड ब्लड डोनर डे की थीम है। इसके इतिहास की अगर हम बात करें, शुरुआत की अगर हम बात करें तो पूरे वर्ल्ड में ब्लड डोनर डे 2005 से मनाया जा रहा है। 2005 से देखिए 14 जून को ये कॉल लैंड स्टीनर की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिनका जन्म 14 जून 1868 में हुआ था। अब लैंड स्टीनर थे कौन? तो देखिए इन्होंने रक्त समूह की खोज की थी, जिसके कारण लैंड स्टीनर को नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनकी जयंती के रूप में 14 जून को हर साल वर्ल्ड ब्लड डोनर डे के रूप में मनाया जाता है। लंदन सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो पुरस्कार है लंदन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा भारत के RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को दिया गया है। हाल ही में शक्तिकांत दास को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से लंदन सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा सम्मानित किया गया है। अब दिया क्यों गया? तो आप सभी जानते हैं कोविड पेंडेमिक के बाद भारत की अर्थव्यवस्था में लगातार सुधार आ रहा है। जहां पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है,
इंडियन इकोनॉमी अभी भी स्टेबल है और लगातार विकास कर रही है। तो आरबीआई के इस समय गवर्नर शक्तिकांत दास है। भारत में इन्फ्लेशन मैनेजमेंट, कोविड-19 महामारी और ग्लोबल क्राइसिस के दौरान इन्होंने भारत के बैंकिंग सिस्टम को बेहतरीन तरीके से संभाला है। लंदन सेंट्रल बैंकिंग के अनुसार आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भारत में कई अहम सुधार किए हैं और इन्होंने मुश्किल समय में भारत का सफलतापूर्वक नेतृत्व किया है। इनकी इसी उपलब्धियों के कारण शक्तिकांत दास को हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सिप्री की ईयर बुक 2023 के अनुसार सर्वाधिक परमाणु शस्त्र वाला देश कौन सा है? तो देखिए, हाल ही में सिप्री के द्वारा एक ईयर बुक 2023 प्रकाशित की गई है और सिप्री की इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास है और उसके बाद सेकेंड नंबर पर अमेरिका का नाम आता है। इस रिपोर्ट में देखिए ये भी बताया गया है कि फिलहाल की कंडीशन में विश्व के 9 देश ऐसे हैं जो कि न्यूक्लियर वेपन्स से संपन्न है, जिसमें भारत और पाकिस्तान को मिलाकर टोटल ये 9 देश शामिल है। एक बार पॉज करके देख लीजिएगा। इनमें से रशिया के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है और इसके बाद सेकेंड नंबर पर अमेरिका को रखा गया है। इस ईयर बुक में ये भी बताया गया है कि चीन और पाकिस्तान के पास भारत की तुलना में अधिक परमाणु हथियार हैं। यहाँ पर देखिए एग्जाम में केवल यही क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार वाला या न्यूक्लियर वेपन्स वाला देश कौन है या फिर सेकेंड नंबर पर कौन है। तो पहले नंबर पर है रूस, सेकेंड नंबर पर है अमेरिका। अब देखिए इस रिपोर्ट की अगर हम बात करें या सिप्री की अगर हम बात करें कि सिप्री क्या है, तो देखिए इसे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से जाना जाता है, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक डिफेंस थिंक टैंक है फ्रेंड्स, जो कि पूरे विश्व में युद्ध को रोकने, हथियार नियंत्रण और निशस्त्रीकरण के लिए लगातार कार्य करता है। इसका मुख्यालय स्वीडन में स्थित है और इस संस्था की स्थापना 1966 में की गई थी। हाल ही में सिप्री की ईयर बुक 2023 के अनुसार वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स रशिया के पास है। आगे आ जाइए। WHO के द्वारा द हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल में किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को पुरस्कृत किया गया है? तो देखिए WHO के द्वारा यह हेल्थ के क्षेत्र में आयोजित किया जाने वाला एक फिल्म फेस्टिवल है, जिसमें हाल ही में देखिए भारतीय डॉक्यूमेंट्री व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न इनटू वायलेंट को सम्मानित किया गया है। किस श्रेणी में से यह पुरस्कार दिया गया? तो देखिए WHO के ये जो चौथे वार्षिक हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल है, इसमें भारतीय डॉक्यूमेंट्री व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट को हेल्थ फॉर ऑल की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। डॉक्यूमेंट्री का निर्देशन राजस्थान की वंदिता सहारिया ने किया है। अब इस फेस्टिवल की अगर हम बात करें जो कि WHO के द्वारा आयोजित करवाया जाता है, तो देखिए फ्रेंड्स ये एक ऑनलाइन पुरस्कार समारोह है जो कि हर साल मई जून के बीच में आयोजित किया जाता है। WHO की बात करें तो ये पूरे विश्व में हेल्थ के सेक्टर में काम करने वाली एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी और इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट स्पेयर द एयर के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो देखिए पहले तो इस रिपोर्ट को याद रखिए कि यह जारी कौन करता है। तो स्पेयर द एयर नाम की यह रिपोर्ट ग्रीन पीस इंडिया के द्वारा जारी की जाती है। इसके अनुसार देखिए भारत का सबसे प्रदूषित शहर है बेंगलोर। इस सूची में बेंगलोर को प्रदूषण के मामले में सबसे टॉप पर रखा गया है। ग्रीन पीस इंडिया की ये जो रिपोर्ट है फ्रेंड्स, एक साल के लंबे अध्ययन पर आधारित होती है। इस साल देखिए सितंबर 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक के आंकड़ों को इसमें कलेक्ट किया गया है। WHO के द्वारा देखिए फ्रेश एयर का जो पैमाना तैयार किया गया है, भारत का बेंगलोर शहर इस पैमाने से भी 5 गुना खराब हवा में सांस लेता है। तो ग्रीन पीस इंडिया की स्पेयर द एयर रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कर्नाटक का बेंगलोर शहर है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। डिजिटल भुगतान के मामले में कौन सा देश दुनिया में शीर्ष पर है? तो देखिए डिजिटल भुगतान के मामले में या डिजिटल पेमेंट के मामले में इंडिया वर्तमान में सभी देशों में टॉप पर है। ये जो रिपोर्ट है हाल ही में माई गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार देखिए इंडिया के बाद सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट का उपयोग ब्राज़ील के द्वारा किया जाता है। 3rd नंबर पर चीन का नाम है और 4th नंबर पर थाईलैंड का नाम आता है। 5th नंबर पर सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट दक्षिण कोरिया में किया जाता है। देखिए भारत में जब से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की गई है,
तब से भारत कैशलेस इकोनॉमी की ओर तेजी से बढ़ रहा है। भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत देखिए 1 जुलाई 2015 को की गई थी और इसके बाद आरबीआई ने 2022 में हाल ही में ई-रुपये का एक पायलट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है। अब देखिए माई गवर्नमेंट इंडिया की बात करें तो ये एक सिटीजन गवर्नमेंट इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म है फ्रेंड्स, जिसे 2014 में शुरू किया गया था और ये भारत सरकार के स्वामित्व में काम करती है। हाल ही में इस संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में भारत में 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजैक्शन हुए हैं। 2022 में पूरे वर्ल्ड में होने वाले डिजिटल भुगतान का 46% तक भारत में हुआ है और इस तरह से डिजिटल भुगतान के मामले में भारत वर्ल्ड में पहले स्थान पर है। यहाँ पर देखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये भी याद रखिएगा कि भारत में सबसे पहला ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म बिलडेस्क था। नेक्स्ट देखिए हाल ही में किसे एनएचपीसी लिमिटेड के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देखिए एनएचपीसी, जिसे नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के नाम से जाना जाता है, इसके हाल ही में नए निदेशक श्री उत्तम लाल बनाए गए हैं। ये भारत की एक प्रमुख जल विद्युत कंपनी है फ्रेंड्स, जिसके हाल ही में डायरेक्टर के रूप में श्री उत्तम लाल को अपॉइंट किया गया है। एनएचपीसी लिमिटेड की स्थापना देखिए 1975 में की गई थी और इसका मुख्यालय हरियाणा में स्थित है। श्री राजीव कुमार विश्नोई वर्तमान में इस कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर हैं। हाल ही में एनएचपीसी के डायरेक्टर श्री उत्तम लाल बनाए गए हैं। इसके बाद आज के करंट अफेयर का सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई स्कूटी योजना को मंजूरी प्रदान की है। तो देखिए ई स्कूटी योजना की अगर हम बात करें तो ये हाल ही में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में एमपी में इस योजना की घोषणा की है। इस योजना के अंतर्गत देखिए स्कूल में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्र और छात्रा को एक एक स्कूटी प्रदान की जाएगी। मध्य प्रदेश की ई स्कूटी योजना के अंतर्गत राज्य के 9,000 विद्यार्थी लाभान्वित होने वाले हैं। मध्य प्रदेश में इस योजना के क्रियान्वयन के लिए 2023-24 के बजट में 135 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। अब देखिए मध्य प्रदेश की हम अदर स्कीम्स की बात करें तो लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ। इसके अलावा खेत तालाब योजना, दीनदयाल रसोई योजना और मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना, ये भी मध्य प्रदेश की अन्य योजनाएं हैं जो कि अलग अलग सेक्टर में चलाई जा रही है। हाल ही में ई स्कूटी योजना भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमने 15 जून 2023 के सभी करंट अफेयर्स को डिटेल में समझा। अब आ जाइए आज की फैक्ट शीट में हम स्टेट की इम्पोर्टेंट स्कीम्स को पढ़ लेते हैं। एमपी की तो मैंने आपको यहाँ पर बता ही दी है, लेकिन उसके अलावा भी अदर स्टेट में जो हाल ही में स्कीम्स जारी की गई है उनके बारे में एक बार मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में ताड़ी निकालने वालों के लिए गीता कार्मिकुला बीमा योजना प्रारंभ की है। हिमाचल प्रदेश राज्य में इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि योजना राज्य की महिलाओं के लिए शुरू की गई है। उत्तराखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन और वैश्विक रोजगार योजना को शुरू किया गया है। आगे आ जाइए, असम राज्य सरकार ने आयुष्मान असोम मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा युवाओं में रोजगार के सृजन के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री ग्रामीण गाड़ी योजना की शुरुआत की है। तेलंगाना राज्य में हाल ही में साहस पहल की शुरुआत की गई। मध्य प्रदेश राज्य में हवाई यात्रा द्वारा तीर्थ दर्शन कराने के लिए मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना शुरू की गई है। आगे आइए, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने हाल ही में राज्य में वाई.एस.आर. मत्स्य कारा भरोसा योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ राज्य में पोषण और देखभाल के लिए एक जिला स्तरीय कार्यक्रम शुरू किया गया है जिसका नाम है हमर सुघर लायका अभियान। और लास्ट देखिए, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने राज्य के सतारा जिले से शासन लागूदारी पहल की शुरुआत की है। तो ये सभी ऐसी स्कीम्स है फ्रेंड्स जो कि स्टेट से हमें एग्जाम में देखने को मिल सकती है। अब आ जाइए लास्ट डे के करंट अफेयर्स जो कि हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किए हैं उनको एक बार हम यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। पहला देखिए, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में अमित अग्रवाल बनाए गए हैं। सैन्य अभ्यास एक्स एक्वेरिन का आयोजन
उत्तराखंड के चौबटिया में किया गया। मोहनपुर कुंडालिया सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश राज्य की परियोजना है। UEFA चैंपियंस लीग का खिताब मैनचेस्टर सिटी ने अपने नाम किया है। हाल ही में आयोजित पेरिस डायमंड लीग में भारत के खिलाड़ी मुरली श्रीशंकर ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। हाल ही में जारी फोर्ब्स की वैश्विक सूची ग्लोबल 2000 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 45वां स्थान दिया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा माउंट मेयोन ज्वालामुखी फिलीपींस में स्थित है। ऑपरेशन अमानत का संबंध रेलवे सुरक्षा बल से है। ये RPF के द्वारा चलाया गया एक ऑपरेशन है। अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब उरुग्वे ने अपने नाम किया है। लास्ट देखिए, यूनेस्को में वर्तमान में कुल सदस्य संख्या कितनी है? तो यूनेस्को में वर्तमान में सदस्यों की संख्या 193 है। ओके, तो यहाँ पर देखिए लास्ट डे के जो करंट अफेयर्स थे जिन्हें हमने कल के सेशन में डिस्कस किया था, उनको हमने यहाँ पर एक बार रिवाइज कर लिया। अब आ जाइए, आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है, अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इतिहास का क्वेश्चन है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अभिनव भारत संस्था की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।